उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। मना कर दीजिए कि नहीं था, मना करिए कि हम गलत बोल रहे हैं। मान्यवर मंत्री जी ने कहा 1 करोड़ सुझाव आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने करोड़ ईमेल आए, कितने करोड़ पत्र आए, कितने करोड़ सुझाव आए, पूरे देश को जानकारी दीजिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब पूरा सच सामने आएगा तो देश को पता चलेगा कितने लोग इस बिल के विरोध में थे, कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे। मैं जेपीसी का सदस्य था मानवर, मैं कह रहा हूं आपसे लाइए। और आप पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की आरएसएस के बारे में करने की बात। माननीय इस बिल में क्या लिखा है? आप जो भी बातें इस विधेयक के अलावा बोलेंगे उन सब को मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसमें नहीं है क्या ये सच नहीं है? सर मेरा टाइम रोका जाए। और सर बिल के बारे में बात करते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा आज आप इस बिल को पास कर रहे हैं, आज आपका सीना चौड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं। नहीं, कल को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं और फिर इसको कह रहा हूं कि आप ये करेंगे, धार्मिक संपत्तियों के कब्जा करने का काम करेंगे। और किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपको लोकसभा के चुनाव में मात्र 36% वोट मिला है। इस देश की 64% आबादी आज भी आपके खिलाफ है, आज भी आपके खिलाफ खड़ी है। किसी गलतफहमी में मत रहिए। बड़ी बड़ी सत्ता उखड़ गई और चली गई। मान्यवर आपने इसमें लिखा बिल के अंदर कि वक्फ कमेटी के अंदर गैर मुसलमान इसका सदस्य बन सकता है। आप क्या गुरुद्वारा कमेटी के अंदर गैर सिख को मेंबर बना सकते हैं? क्या ईसाई कमेटी के अंदर गैर ईसाई को सदस्य बना सकते हैं? क्या बौद्धों की कमेटी के अंदर गैर बौद्ध को, क्या जैनों की कमेटी के अंदर गैर जैन को आप मेंबर बना सकते हैं? और इतना ही नहीं, क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में आप क्या गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आप एक झूठ फैला रहे हैं देश भर में, देश भर में झूठ फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं ये मैं पढ़ रहा हूं राम मंदिर का, सर, राम मंदिर ट्रस्ट। झूठ शब्द असंसिद्धि है, जो असंसिद्धि शब्द उनको निकाल दीजिए। सत्य से परे, सत्य से परे। सर ये प्रभु श्री राम के मंदिर का ट्रस्ट, मैं इसका समर्थन करता हूं। नहीं, आप इस सर मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। ये सब्जेक्ट नहीं है सर, समर्थन कर रहा हूं। सुन तो लीजिए, आप कहे से नहीं सुनूंगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग में नहीं आएगा। सर मेरी बात तो बिल्कुल नहीं आएगा। सर मेरी बात सुन लीजिए। घनश्याम जी प्लीज, चेयरमैन साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अयोध्या विल बी एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हु विल बी ए प्रैक्टिसिंग Hindu. If the DM is not Hindu, then additional district magistrate will be an ex officio member of the trust. हम इसका समर्थन करते हैं सर। हिंदू धर्म के ट्रस्ट में हिंदू को मेंबर होना चाहिए, आपने लिखा, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप दूसरे धर्मों के ऊपर कह रहे हैं। कल को आप गुरुद्वारा कमेटियों में कहेंगे सिख नहीं, दूसरे धर्म के लोग इसमें आएंगे। कल को आप जैन कमेटियों में घुसड़ेंगे, बौद्धों की कमेटियों में घुसड़ेंगे। ये बात गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। और आज पूरे देश को आप बताइए, मान्यवर, पूरे देश को आप बताइए, 2009 में आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो आपका लेके आया हूं, ये तो आपका डॉक्यूमेंट है, मेरे घर नहीं बना। इस मैनिफेस्टो में लिखा है इन्होंने
कि 2009 के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वक्फ की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हुए हैं, के.आर. रहमान की कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बातचीत करके उसको खाली कराने का काम करेंगे। कितना दोहरा चरित्र है आपका। आपने कहा वक्फ की जमीनों को खाली कराने का काम करेंगे जिसपे कोई और कब्जा कर रखा है। मान्यवर, एक और बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप कह रहे हो कागज चाहिए, कागज चाहिए। मंत्री जी ने कहा कागज चाहिए। मंत्री जी, आपको कागज की बहुत जरूरत होती है, कागज आपको चाहिए। आपकी सरकार ने 2020 में, ये पूरे देश को देखना चाहिए, पूरे देश को सर, 2020 में मैं जेपीसी का मेंबर था, एक कागज वहां मिला हमें 2020 में सुप्रीम कोर्ट में। सर आप, मेरी बात नहीं आ रही सर मेरी बात नहीं आ रही। 2020 में मान्यवर, इस भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में। से क्या लिखा हुआ है? 99% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपके मंत्री थे, उनका बयान है 100% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। तो जब आप सारी संपत्तियां डिजिटाइज कर चुके हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर चुके हैं वामसी पोर्टल में, सारे कागजात जांच चुके हैं, तो क्या आप फसाद कराने के लिए फिर से कागज मांग रहे हैं? फसाद कराने के लिए आप फसाद कराने के लिए कागज मांग रहे हैं। आप फसाद कराने वाले हिंदू हैं, हम सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं। यह बुनियादी फर्क है, यह बुनियादी फर्क है आप में। आप देश भर में फसाद, नफरत, लड़ाई, झगड़ा कराने का काम करते हैं। मान्यवर, मैं अंत में आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कही गई और कहा गया 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती थी। एक सुझाव मैं पूरे सदन की तरफ से इस सरकार को देना चाहता हूं। 12,000 करोड़ की आमदनी की चिंता है वक्फ की, करोड़ों मुसलमानों की चिंता है आपको। एक अपने दोस्त को पकड़ के लाइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ वसूलिए, 12,000 करोड़ वक्फ को दीजिए, 8,000 करोड़ अपने पास रखिए। 8,000 करोड़ का आपको मुनाफा होगा, 12,000 करोड़ वक्फ को दे दीजिए, करोड़ों मुसलमानों का भला हो जाएगा। मान्यवर, अंतिम बात कह के आपने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से 12,000 करोड़ की आमदनी की बात कही गई है। अर्ध सत्य मत बोलिए, पूरा सत्य बोला कीजिए। सुविधाजनक सत्य मत बोलिए, पूरा सच बोला कीजिए। मंत्री जी, इसमें लिखा हुआ है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि भारत की सरकार ने, राज्यों की सरकार ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे 365 वक्फ की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। आप उसके बारे में नहीं बताते, आप अर्ध सत्य बोलते हैं। मैं तो जेपीसी का मेंबर रहा हूं, मुझे सब पता है। तो इसलिए मान्यवर, आप फैला रहे हैं झूठ, ट्रिब्यूनल के फैसले, बस खत्म सर, खत्म। असत्य, सत्य से परे मान्यवर, सत्य से परे मान्यवर। ट्रिब्यूनल के लिए आप कह रहे हैं उसको अपील नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है। आपने कहा 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। कैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तय करेंगे सर? आप क्या मुसलमानों के घर में सीसीटीवी का कैमरा लगाएंगे? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है? आपने मान्यवर ऐसे प्रावधान इसमें रखे हैं जो बड़े अजीब हैं, जो अपने आप में ये बताते हैं कि आपकी मंशा सिर्फ देश में झगड़ा कराने की है, नफरत फैलाने की है, फसाद कराने की है। आपकी मंशा कहीं भी मुसलमानों का या किसी वर्ग का भला करने की नहीं है। बस एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। ये काम आपने देश के अंदर बहुत अच्छा शुरू कर दिया। आप एक काम करते हैं, देखो मुसलमानों को ठीक कर रहा हूं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, नुकसान हिंदुओं का। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब रहा है, नुकसान हिंदुओं का। 11 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर निकल गए, नुकसान हिंदुओं का। तो मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर आप नुकसान देश के करोड़ों हिंदुओं का भी कर रहे हैं। इसलिए ये सब बातें करके देश में आप नफरत फैला के ये सब झगड़े फसाद के काम मत कीजिए। और अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी भी वो मौका है इस बिल को जो गैर संवैधानिक है, जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, इसको वापस लीजिए। धन्यवाद श्री
दूंगा किरण ही। रिजिजू जी। अरे संजय सिंह जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ, सबको जवाब देंगे, लेकिन समस्या ये है, माननीय मंत्री जी को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जब मैं व्हेन आई रिप्लाई टू एवरीबॉडी, प्लीज। मैं सबको जवाब दूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि संजय सिंह इतना तर्कहीन बात करते हैं, जवाब देने के लिए जगह भी नहीं है, वो पॉइंटलेस बात करता है, बिल से संबंधित नहीं, इधर उधर का बात करता है। पॉइंट में बात कीजिए, मैं जवाब दूंगा बाद में। श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी। Sir, I would like to thank you for giving me the opportunity to participate in a very crucial legislation that is having potential to change the fate and faith of course of our Muslim brothers and sisters. We are very citizens of the country, faith and I mean to say, faith on the institution of Parliament and Constitution of India, sir. Concerns of Muslim community and constitutional violations, sir. Sir, let us not forget the voice of countless Muslims across India represented by bodies like All India Muslim Personal Law Board and Jamaat-e-Islami Hindi, who have expressed their deep concerns. Their pleas, however, have not met with indifference. This bill does not address their grievances. Instead, it threatens to undermine the constitutional property rights of Muslims and interfere in religious affairs, thus violating freedoms that are scheduled to our democracy, sir. Andhra Pradesh alone is home to over 50 lakh Muslims, sir. Yet the Telugu government has failed in its duty to safeguard the interests and endorsing a bill that disregards the sanctity of work properties, sir. Sir, the true measure of democracy is the way it treats its minorities. While reform is always welcome, sir, but this is complete destruction of the concept of work as practiced in India for over 1,000 years, sir. During the JP's meetings, the YSR Congress Party not only voiced our objections within the committee, but also stood in solidarity with our Muslim brothers and sisters in the state, sir, bringing their concerns to the national forefront on behalf of people of Andhra Pradesh, irrespective of religion, race, caste and sex, sir. Sir, YSR Congress Party opposes this bill for following reasons, sir. Unconstitutional as it violates fundamental rights, sir. Point 1. Article 13 of the Constitution clearly states that any law inconsistent with or derogatory to fundamental rights shall be void. तो राज्यसभा में ये कार्यवाही लगातार जारी और इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिल से संविधान की हत्या हो रही है। उसके साथ ही सार्वजनिक करने की बातें, जो 1 करोड़ लोगों ने इस बिल को लेकर के अपनी तमाम जो उनके जो विचार है उसे साझा किया था, इसे सार्वजनिक करने की बातें कही है।